हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 हिंदी में पहला चैप्टर आत्म परिचय एक गीत का मैंने सारांश पूरा कराया था। आज हम बच्चों यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर चर्चा करेंगे। मैं गारंटेड आपसे वादा करता हूं कि यदि आज के लेक्चर यदि आप लोग देख लोगे बच्चों, तो आप लोग है ना, यदि कोई पद खंड दे देगा आत्म परिचय का, उसका आप लोग है ना वर्णन भी कर पाओगे, व्याख्या भी कर लोगे। और यदि क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर दे दिया इस चैप्टर से, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के इस लेक्चर में आप लोग सीख जाओगे कि कैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लिखना है। और इससे बाहर क्वेश्चन आने नहीं है, 20-25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऑनलाइन फैक्ट में आते हैं वो चीज देखना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन तैयार करना है। यहां पर चलते हैं। सबसे पहले यदि किसी बच्चे को हिंदी का नोट्स चाहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, तो भाई व्हाट्सएप नंबर आप लिख लेना। 100 रुपए चार्ज लगता है, बढ़िया नोट्स आपको दिया जाता है। किसी बच्चों के यदि प्रॉपर नोट्स चाहिए तो बताइएगा, ओके। चलिए, बहुविकल्पी में जो पहला प्रश्न है बच्चों आज का आपका, देखिएगा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो निशा निमंत्रण से लिया गया बच्चों, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यह प्रश्न आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। निशा निमंत्रण, आत्म परिचय किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो आप लिखोगे बच्चों निशा निमंत्रण से। ठीक है, एक गीत किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो निशा निमंत्रण से लिया गया है। तो एक यहां पर कीड़ा आ चुका है और भाई बार बार टच कर रहा है बोर्ड को। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हो न जाए पथ में रात कहीं सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है, पंथी। जब मंजिल को पाना होता है, जैसे आपका मान लीजिए एग्जाम है और 1 महीने का समय है, टाइम टेबल आ जाता है, तो आप तेजी से भागना शुरू कर देते हो, मतलब पढ़ाई तेजी से शुरू कर देते हो। जो चीज अभी 1 घंटे में पढ़ते थे अब आधे घंटे में पढ़ लोगे, ऐसा आपके अंदर स्पीड आ जाता है। ऐसे ही पंथी यानी राहगीर को अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए यदि सोचता है कि मंजिल के पहुंचने के पहले कहीं रात ना हो जाए, जब उसके मन में ये सोच आ जाता है तो तेजी से चलने लग जाता है, पैरों में ऊर्जा आ जाती है बच्चों। ठीक है, किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता जाती है, अपने बच्चों का ध्यान करके, क्योंकि बच्चों को घोंसला में छोड़कर जाती है। ठीक है, भोजन लेने जाती है, दाना लेने जाती है, और जैसे जब चलना शुरू करती है अपने बच्चों के पास की ओर, तो उसको याद आता है कि बच्चे हमारे उम्मीद में है ना नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो वो उसके परों में चंचलता आ जाती है ना, और वो तेजी से चलने लग जाती है। ठीक है, हरिवंशराय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, जग जीवन का। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता बच्चों, तो जग जीवन का भार लिए फिरता है। हरिवंशराय बच्चन का जन्म कहां हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। कहां हुआ था प्यारे बच्चों, इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का ये क्या मानता है, तो स्वयं को कविता में जो कवि है वो दीवाना मानता है कि भैया हम दीवाना है। क्या है, हम दीवाना है, हम आपके दीवाने हैं। ठीक है, तो ये कांटेक्ट नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है, जिन बच्चों को नोट्स लेना हो कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है, क्योंकि भाई दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हमें मंजिल तक पहुंचना है, हम अपनों से बिछड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, दुखी रहेंगे, हताश रहेंगे। तो परिवार से बिछड़ने के कारण वो हताश रहता है। ठीक है, आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है, सपनों का संसार लिए फिरता है, क्योंकि पूरा दुनिया तो भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा है, अपने सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, अपने है ना भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भाग रहा है। लेकिन कवि प्रेम के प्रति भागता है, निष्ठा के प्रति भागता है, मतलब वो जीवन में है ना सुखद जीवन जीने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन संसार भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है। तो इसलिए भाई साहब सपनों का संसार लिए फिरता रहता है। आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता बच्चों, तो प्यार, राग, प्रेम, स्नेह, उत्साह, सुख, आनंद, इन सब चीजों को लेकर के घूम रहा है। ठीक है, आत्म परिचय कविता में कभी अपने रोदन में क्या लिए फिरता, राग लिए फिरता है। ओके, ये सीधा सीधा क्वेश्चन उठा देता है, कहां से, पद के बीच से, कि रोदन में राग लिए फिरता है, ऐसा आपको एक पंक्ति देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है। आप लोग जैसे आज पढ़ने बैठे, एक चैप्टर आत्म परिचय हम पढ़ रहे हैं, तो बीच में यह भी देखते चलना है कि पद के बीच में शब्द क्या क्या है। नहीं तो पता चला आप लोग बस हवा हवाई में पढ़ लिए और एग्जाम में उसी के बीच से आया, बनता नहीं है। तो इन चीजों को विशेष ध्यान देना है। चलिए ठीक है बच्चों,
आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? स्नेह सुरा का। स्नेह सुरा मतलब प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करते हैं। अब यहां पे मजा आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो आपके अभी तक जो प्रश्न चल रहे थे वो कैसे प्रश्न थे? तो ऐसे प्रश्न थे जो वन लाइन फैक्ट में क्वेश्चन आता है, हो सकता है रिक्त स्थान में हो जाए, हो सकता है बहुविकल्पी, ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ भाई, प्यार भरा कमेंट मिलना चाहिए। हिंदी का वीडियो लेक्चर तभी ऐसे कंटिन्यू होंगे जब आपका प्यार भरा हाँ लगेगा कि हाँ सर अब मजा आ रहा है क्लासेस में, तो और भी बेहतर क्लास आपके लिए लाऊंगा। हाँ, एमपी बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, यदि किसी स्टेट बोर्ड में चैप्टर है तो वो पढ़ सकता है बंदा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शीतल बाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है? देखो भाई, इस अध्याय में पूरे के पूरे अध्याय में कवि अपने को एक प्रेम के प्रति रख रहा है और संसार को भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति रख रहा है। सीधा सीधा कवि का मतलब है कि हमारा और संसार में किसी प्रकार से कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि कवि क्या कहना चाहता है कि हम जीवन में किस तरीके से खुश रह सकते हैं उसके प्रति हम एक नया संसार बसाना चाहते हैं। लेकिन ये जो आधुनिक संसार है वो अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसार के भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए होड़ में लगा हुआ है। और कभी कहता है कि मैं अपनी पंक्ति में भले ही ऐसा वाणी बोलूं जो ऐसा लग रहा हो कि आग उगल रहा हो, लेकिन सुनने वाले को ऐसा लगता है कि शीतलता है, उनके वाणी में मधुरता है। और यही पंक्ति कहता है कि शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? कभी कहता है कि हम भैया पाठ की रचना करते हैं, हम लिखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन जो हमारी वाणी है उसको सुनने वालों के मन में शीतलता या मधुरता लाती है। देखो जरा, उपरोक्त पंक्ति का आशय है कि जहां एक और कवि जब अपने गौर एवं रचनाओं का सस्वर पाठ करता है तो उनकी वाणी सुनने वालों को अत्यंत कोमल मीठी लगती है। संवेदनशील हृदय में निकलने कांच के उद्गार में शीतलता होती है। वास्तविकता में कवि के गीतों में उसका विद्रोही स्वर छुपा है। ऐसे में उसकी वाणी बड़ी शीतल होते हुए भी स्वयं के क्रोध को आग में समेटे रखता है। मतलब कवि जो है दुखी है भाई, इस संसार को देखते हुए दुखी है, अंदर से क्रोधित है, आग की तरह वो बात को उगलता है, लेकिन वाणी में क्या होती है? शीतलता होती है, मधुरता होती है। ये चीज कवि कहना चाहता है। प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, आगे चलते हैं अगले कहानी पर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बड़ा प्यार भरा यहां पे आ गया प्रश्न, और इसको मैंने समझा दिया कि चिड़िया जो होती है बच्चों को घोंसला में छोड़ती है और बच्चों के भोजन के लिए, बच्चों के पानी के लिए दूर तक जाती है, दाना लेने जाती है, पानी लेने जाती है। और जब दाना लेकर के पुनः वापस लौटती है तो जब वहां से चलना शुरू करती है तो उसके मन में एक सोच आता है, उसके मन में विचार आता है कि बच्चे भूखे हैं, बच्चा अपने माता पिता के उम्मीद में है और घोंसले से, नीड से झांक रहे होंगे, अपने मां पिता यानी अपने माता पिता के उम्मीद में झांक रहे होंगे। जब ऐसे उनके मन में विचार आता है तो तुरंत चिड़ियों के मन में चंचलता आ जाती है और तेजी से वो चलने लग जाते हैं। समझ में आया बच्चों? कभी अपने माता पिता के शीघ्र लौटने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, उसके माता पिता उनके लिए भोजन, बच्चे यहां पर देखो बच्चों, बच्चे बोलना था कभी बोल दिए, उसके माता पिता उसके लिए भोजन की तलाश में सुबह जल्दी घोंसले से निकल गए होंगे। ऐसे में भूख से व्याकुल एवं माता पिता के वात्सल्य के वंचित बच्चे अपने अभिभावकों के जल्दी से जल्दी घर लौटने की प्रतीक्षा में व्याकुल रहे होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि माता पिता के सानिध्य में प्रत्याशा में बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे। ठीक है, ये भीड़ों नहीं भाई, नीड़ों है। ठीक है, नीड़ों है, यहाँ पे नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रश्न क्या है? नीड़ों से झांक रहे होंगे। थोड़ा बहुत यदि कहीं पे त्रुटि हो शब्द में तो आप परेशान मत होना, उसको सुधार लेना। इसलिए तो हमेशा कहता हूं नोट्स भी साथ में वीडियो लेक्चर दोनों आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। तो चीजें क्लियर हो गई होगी कि बच्चों को घोंसले में छोड़कर उसके माता पिता कहां जाते हैं? दाना लेने जाते हैं, भोजन पानी सब कुछ लेने जाते हैं। लेकिन जब वो सोचते हैं कि भैया आप चलो चलते हैं, और उनके मन में सोच आ जाता है कि बच्चे अपने माता पिता की प्रत्याशा में होंगे, यानी आस किए बैठे होंगे कि माँ बाप यानी माता पिता भोजन लाएंगे, दाना लाएंगे। तो इन चीजों में कि बच्चे भाई घोंसला से झांक रहे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, इस स्थिति में उनके मन में चंचलता आ जाती है ना। तो भाई बच्चे क्या होते हैं? अपने माता पिता के वात्सल्य में, है ना, हमेशा इंतजार में रहते हैं। तो ये चीज हो गया।
चलिए अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों। कवि जगजीवन को भार स्वरूप क्यों समझना चाहता है? क्योंकि कवि का जो जीवन है प्रेम भरा है, मस्ती भरा युक्त होना चाहिए, जीवन में आनंद होना चाहिए, उन्माद होना चाहिए। लेकिन संसार कैसा है? संसार भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, उन चीजों के पीछे भाग रहा है जिसकी कोई सार्थकता नहीं है। कभी तो कहता कि ऐसे ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे संसार को हम रोज बचाते हैं। समझ में आई बच्चों की कवि जग जीवन को भार स्वरूप इसलिए समझता है क्योंकि वह जीवन में प्रेम, मस्ती, आनंद, सौंदर्य में परिपूर्ण मानता है, जबकि संसार इनसे दूर तक कोरी कल्पनाओं में डूबा हुआ है। मतलब इसका संसार में प्रेम मस्ती से कोई मतलब नहीं है। संसार तो उन चीजों के पीछे डूबा हुआ है जो कि कोरी है, खाली है, कागज के समान है। संसार को प्रेम, मस्ती एवं आनंद का कोई मतलब नहीं हुआ, तो ईर्ष्या, द्वेष आदि की भावनाओं में जकड़ा रहता है। मतलब जो व्यक्ति आज भी आप देखो अपने जीवन में देखो, आसपास देखो, किसी व्यक्ति को देखो जो मस्त रहता है, जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता, वो वास्तव में खुश रहता है, आनंदित रहता है, मस्त रहता है, अपने प्रेम में डूबा रहता है। लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कि बाजू वाला क्या कर रहा है, कितने पैसा कमा रहा है, उसकी शादी कब हो रही है, उसकी बीवी कैसी है, उसके बच्चे कैसे हैं, उसके घर में क्या खाना बना था, इन सब चीजों को सोच सोच कर वो परेशान है। इसीलिए तो कहते हैं दुनिया शान से परेशान है, अपने से परेशान नहीं, दूसरे से परेशान है। तो यही चीज कहता हूं भाई कि जो यदि आपको वास्तविक रूप से जीवन, सुखमय जीवन जीना है ना, तो दूसरों की चीजें मतलब जो आपको अच्छी लगती है वो अच्छी नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरों के घर में क्या हो रहा है वो आपके मन में नहीं होना चाहिए। हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं, खुश हैं, परिवार खुश है, इससे अच्छा कुछ नहीं होना चाहिए। सही है कि नहीं? तो कवि का कहना यही है भाई कि हमको अपने प्रेम से मतलब है, अपने सुखमय जीवन से मतलब है, हमें आनंद से मतलब है, मस्ती से मतलब है। संसार में जो दुख, ईर्ष्या, कष्ट, इन सब चीजों के पीछे हमें कोई मतलब नहीं। संसार कोरी भावनाओं पर जी रहा है, मतलब उन भावनाओं पर जी रहा है जिसका कोई मतलब नहीं। जैसे ईर्ष्या करने से क्या मिलता है? सिर्फ परेशानी होती है। क्रोध करने से क्या मतलब है? सिर्फ परेशानी होती है। तो यही चीज कहना चाहता है कि संसार इन चीजों में जकड़ा हुआ है। कभी कैसे जीवन की कामना करता है? कभी ऐसे जीवन की कामना करता है जहां सुखमय जीवन हो, प्रेम हो, मस्ती हो, आनंद हो, सौंदर्य हो, एक दूसरे के प्रेम को समझें, भावनाओं को समझें। ऐसा नहीं कि भौतिक सार्थकता के अलावा कुछ ना हो। आज इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इतनी भौतिक सार्थकताओं को जोड़ रहा है, क्योंकि 10 साल पहले मोहल्ले में किसी एक के पास मोबाइल होता था, लेकिन आज के जमाने में एक घर में 5 मोबाइल, 6 मोबाइल, 7 मोबाइल, 8 मोबाइल भी रहता है। मेरे ही घर में बात करूं तो मैं तो ऑनलाइन काम करता हूं, तो 3 से 4 मोबाइल मेरे पास पर्टिकुलर है। मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरे मैडम जी, पापा, 4 मोबाइल और जोड़ लो, 7 मोबाइल कम से कम एक्टिव मोड में है। 7 मोबाइल एक्टिव मोड, जहां बैलेंस डलता है 7 तरीके 2100 रुपए घर का खर्चा। तो ये आधुनिक भौतिक सुख, और हम भी उसी चीजों में तो चल रहे हैं। नहीं तो हम वीडियो थोड़ी बनाते पैसे कमाने के लिए, बोले 2 रुपए भी मिल गए तो बहुत है, लेकिन पेट पालन करना पड़ता। भाई हम तो कभी नहीं कहलाएंगे, कभी बन जाएगा तो फिर पढ़ाएगा कौन? कभी ऐसे जीवन की कामना करता जो प्रेम, मस्ती, आनंद और सौंदर्य से भरपूर हो, चारों तरफ सुंदरता हो, प्रेम रूपी मदिरा का मौसम हो, जहां वह केवल प्रेम रूपी मदिरा पीकर उसमें डूबकर आनंद विभोर हो जाए, वहीं कोई ईर्ष्या, द्वेष जैसे इसको विचार ना हो, है ना। मतलब सुखमय जीवन जीने की चेष्टा करता है कि भैया हम प्रेम रूपी मदिरा पी करके जीवन जिए। ठीक है ना? कितना बड़ा प्यार से शब्द है भाई, कि ऐसे जीवन की कल्पना करता है जो प्रेम से भरा हो, आनंद से भरा हो, सौंदर्य से भरा हो, चारों तरफ सुंदरता हो, प्रेम रूपी मदिरा का मौसम हो, जहां तक केवल प्रेम ही प्रेम दिखे, मदिरा भी हो तो प्रेम रूपी मदिरा हो, जिसका सेवन करके हम जीवन में विभोर होते रहे। ठीक है बच्चों, चलिए आत्मपरिचय कविता में कवि संसार को क्या संदेश देना चाहता है भाई? संसार को क्या संदेश देना चाहता है? कि इसमें कवि संसार में मस्ती का संदेश देना चाहता है। कहता भैया ऐसी मस्ती जिसमें संपूर्ण संसार मदमस्त होकर आनंद विभोर उठी, वह आनंदित होकर नृत्य करने लग जाए और मस्ती के सदैव लहराता रहे। कुल मिलाकर के पूरा अध्याय में यही चीज है कि भाई कवि कहना क्या चाहता है कि जीवन में आनंद हो, प्रेम हो, उत्साह हो, आनंद हो, वैभव हो, मदिरा भी पिए तो प्रेम की मदिरा पिए, संसार भी बसाए तो प्रेम का संसार हो, लोगों के मन में केवल प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भावनाएं ना हो। लेकिन संसार में लोग क्या कर रहे हैं? संसार में तो भैया मैं ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना। जहां पहले 2-2, 3-3 किलोमीटर लोग पैदल चलते थे, आज तो भाई बाइसिकल से भी नहीं चलना चाहते हैं, 2 व्हीलर से ही चलना चाहते हैं।
परेशान क्यों ना हो, क्योंकि पहले पैसा तो आपके पास है कि टू व्हीलर खरीद लिए, अब तेल भराने के लिए पैसे नहीं है, तो व्यक्ति उतने का सब्जी नहीं खाता जितना गाड़ी तेल जला देता है, इसलिए तो शरीर कमजोर होते जा रहा है। आप ऐसे मैक्सिमम लोगों को देख लो, घर में बैलेंस खर्चा, गाड़ी में तेल का खर्चा, ठीक है, इन सब चीजों को मिला लो तो उतनी घर में सब्जी लोग नहीं खरीदते हैं, और इन्हीं भौतिक सुख सुविधाओं के कारण परेशान रहते हैं। संसार ऐसे ही है। तो कवि का कहना है कि भाई मैं संसार ऐसा देखना चाहता हूं जो मस्ती भरा संसार हो, है ना, और मैं संसार को भी संदेश देना चाहता हूं भाई कि ऐसा जीवन हो जहां पूरा संसार मदमस्त हो, है ना, आनंद हो बच्चों, ठीक है, लोग आनंद से नृत्य करने लग जाएं। आत्म परिचय कविता के माध्यम से स्पष्ट कीजिए कि कवि क्यों रोया होगा। देखो बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि हम जिस पथ पर चलते हैं वो हमारे लिए सही है, लेकिन पूरा संसार तो पथ पर नहीं चल सकता ना। मतलब लोगों के प्रति जो ईर्ष्या, द्वेष, भावना, इन सब चीजों के प्रति कवि के मन में क्या हुआ होगा भैया कि ये संसार गलत है, संसार में आनंद है ही नहीं है, लोगों में प्रेम की भाव है ही नहीं है, तो कभी अंदर ही अंदर क्या किया होगा, रोया होगा। कभी प्रेम मस्ती के कोमल भावनाओं में ओतप्रोत है, उसे अपने जीवन में किसी प्रिया के असीम प्रेम भाव हुआ होगा। भैया अब बोलो सर, प्रेम भाव हुआ होगा, किंतु दुर्भाग्य से वह प्रेम पूर्ण नहीं हुआ होगा, जिसके बाद कभी अगाध विरह पीड़ा को सहन करना पड़ा। यही पीड़ा उनके रोदन के माध्यम से, है ना, स्पष्ट होता है, निखरता हुआ दिखाई देता है। इसी कारण है कि कभी रोया होगा। अरे कुल मिलाकर के प्रेम प्रसंग हो गया, है ना, कि भाई साहब कभी किसी ने धोखा दे दिया, और जब किसी ने धोखा दे दिया तो भाई साहब उस धोखा का भाव बाद में भी स्पष्ट हो रहा है। कवि और संसार में क्या भिन्नता है? कवि कहता भैया हम अलग हैं, हम प्रेम रूपी जीवन में जीना चाहते हैं, मस्ती मदमस्त रहना चाहते हैं, है ना, प्रेम की मदिरा भी पी करके हम आनंद में डूबे रहना चाहते हैं, चारों तरफ प्रेम, मस्ती, आनंद, सौंदर्य का वातावरण फैलाना चाहते हैं। जबकि यह संसार परस्पर ईर्ष्या, दोष, अहंकार की भावना में डूबा है। इसे किसी के प्रेम और आनंद से कोई मतलब नहीं है। यह तो प्रेम की मस्ती को भी व्यर्थ समझता है। यह सदैव दूसरों की कोमल भावनाओं खिलवाड़ करता है और उसका मजाक उड़ाता है। तो यह रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। कवि और संसार में क्या भिन्नता है? कवि भाई प्रेम भरा जीवन जीना चाहता, मस्ती भरा जीवन जीना चाहता है, प्रेम रूपी मदिरा पी करके जीवन जीना चाहता है ना, लेकिन संसार में लोगों को प्रेम और आनंद से कोई मतलब नहीं है। ईर्ष्या भावना भरा, दोष भरा हुआ है, ईर्ष्या भरा हुआ है ना, आनंद का कोई मतलब नहीं है, प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन, कवि ज्ञान की बजाय किसे अपनाना चाहता है? कवि ज्ञान क्यों ठुकराना चाहता है? क्योंकि आज का जो ज्ञान है विज्ञान है, कवि के आधार पर ये जो ज्ञान विज्ञान है केवल और केवल कोरी ज्ञान है, खाली कागज के पन्ने की तरह, मतलब खाली कुछ भी ना लिखा हो। ठीक है, और उस सत्यता को प्राप्त करने के लिए जो सत्यता वास्तविकता, बड़े बड़े लोग, योद्धा, महान महापुरुष लोग पीछे हुए, लेकिन कभी कुछ कोई प्राप्त कर ही नहीं सके। जो सत्यता चाहिए वो सत्यता किसी ने प्राप्त नहीं किया, है ना। तो कवि ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को अपनाना चाहता है, क्योंकि वह ज्ञान के रास्ते में अत्यंत कठिन दुष्प्रभाव मानता है, जिसे अनादिकाल से संसार के बड़े बड़े महात्मा मुनि संत जन भी कोटि कोटि प्रयास करने पर भी नहीं जान सके, है ना। मतलब ऐसे ज्ञान जिस पर लोग बहुत मेहनत किए, बहुत प्रयास किए, महात्मा, ज्ञानी, बुद्धि जीवी सब लोग प्रयास किए, लेकिन उस सत्यता को कोई पा नहीं सके। ऐसे ज्ञान को हम तिरस्कार करते हैं, ऐसे ज्ञान को हम छोड़ना चाहते हैं। हम तो केवल प्रेम रूपी ज्ञान पर जीवन जीना चाहते हैं, आनंद से अपने जीवन को अपनाना चाहते हैं। पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? फटाक से बताओ भाई, ये सबको पता है। पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? क्योंकि उसको भय रहता है कहीं रात ना हो जाए, मंजिल में पहुंचने से पहले क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए। चिड़िया में पंखों में चंचलता कैसे भर जाती है? क्वेश्चन रिपीटेड है, बताया ना कि चिड़िया के मन में क्या है कि बच्चे आशा में हैं कि उनके माता पिता दाना लेकर आएंगे, भोजन लेकर आएंगे, और ऐसे जब सोचते हैं तो उनके परों में चंचलता आ जाती है। चिड़िया सब सोचते हैं कि उनके बच्चे घोंसले में उनके देख रहे होंगे, राह देख रहे होंगे, वो अकेले होंगे, अपने माँ के आने की प्रतीक्षा में निरोग से निरंतर झांक रहे होंगे, तो उनके पंखों में चंचलता भर आती है ना बच्चों। और जल्दी जल्दी डालता जीत काया, राय बच्चन का हुआ नियम पाल का संकलित है। अरे भाई कैसे बढ़ती, यहीं तक तो है यार, यहीं तक है। पानी जल्दी जल्दी डालता जीत काया, राय बच्चन का वह नियम पाल का संकलित है। अरे भैया ये इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये जो लास्ट लाइन है ना इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अरे भाई क्यों परेशान हो। चलो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का मूल भाव और मतलब प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता है का जो मुख्य उद्देश्य है उसका मतलब क्या है?
दिन जल्दी जल्दी ढलता का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? कि जब हमें अपनी मंजिल याद आ जाती है तो हमारे अंदर ऊर्जा आ जाता है, जोश भर जाता है। जैसे पथिक को क्या होता है कि अपनी मंजिल को कहीं रात ना हो जाए ऐसा सोच करके वो तेजी से चलने लग जाता है। पक्षी जो होती है अपने बच्चों के उम्मीदों को सोच करके वो तेजी से चलने लग जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी यदि अपनी मंजिल को हम पाना चाहते हैं और यदि वो अपने मन में सोच आ जाता है कि हमें ये करना है तो हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन ने निसर्ग निमंत्रण से लिया गया है, मतलब संकलित है। इस गीत में कवि ने प्रकृति और दैनिक परिवर्तनशील प्राणी के धड़कने, हृदय की भावनाओं को सुनने का प्रयास किया है। मतलब जो संसार में घटनाएं घटित होती है ना, और जीवन में जो प्रेम रूपी सौंदर्य है उसके भावनाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। समय चिर परिवर्तनशील है, मतलब समय निरंतर बदलता रहता है। किसी प्रिय के आलम्बन या विषय के भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के चरणों में गति और अधिक गतिशीलता एवं साहस पैदा कर देता है। कहने का तात्पर्य है किसी प्रिय का मतलब किसी प्रिय को पाने के लिए, जैसे आप लोगों को मन में आ जाए कि भाई हमको इससे दोस्ती करना है, और जब दोस्ती करना है तो सामदंड भेदभाव कुछ भी लग जाए, ऐसे होते हैं ना कुछ लोग, और लोग उसके पीछे मेहनत करना शुरू कर देते हैं किसी प्रिय को पाने के लिए। इसका मतलब नहीं कि प्रिय मतलब बेस्ट फ्रेंड ही हो, वो कोई मंजिल भी हो सकता है। आपको क्लास में टॉप भी करना है, हो सकता है आप आगे चलकर एसएससी फाइट करें, हो सकता है एमपीपीएससी की तैयारी करें, वो आपका कोई भी मंजिल भी हो सकता है। तो यही चीज बोला कि अपने किसी भी प्रिय को पाने के लिए इंसान क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। प्रयास में लगातार उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है और साहस पैदा हो जाता है कि हमें इसको पाना है। ठीक है बच्चों, तो इसी चीज के बारे में कविता में कवि ने बताया है। आत्म परिचय कविता कहां से ली गई है? भैया निशा निमंत्रण से ली गई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों, ये वाला प्रश्न पढ़ना आपको, प्रश्न क्रमांक 14 इसको पढ़ना है। कवि ने संसार को क्या माना और उसे किस चीज की आवश्यकता नहीं है? वाह 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 वाह। संसार में उसको किस चीज की आवश्यकता नहीं है? जो संसार में लोग है ना दुखित हैं, क्रोधित हैं, भौतिक सुख सुविधाओं पर जीना चाहते हैं, उस चीज को कवि की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा संसार जो कोरी कल्पनाओं पर जी रहा है, ऐसे संसार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे संसार को सपनों में बनाता है और रोज मिटा देता है। कभी सुख दुख दोनों अवस्थाओं में मन मग्न रहता है बच्चों, है ना, यदि मंत्र मुग्ध रहता है। उसने संसार को एक सागर के समान माना है। उसके अनुसार संसार के लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने हेतु नाव बना सकते हैं, किंतु इसमें इस नाव की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सांसारिक खुशियों में डूबकर यूं ही बहना चाहता है। कभी कहता है कि भाई संसार एक सागर है, सागर में लोग क्या बनाना चाहते हैं? नाव, कि नाव बनाएंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। लेकिन उसे नाव की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रेम में मस्त है, आनंदित है, संसार की खुशियों में डूबकर भैया अपने केवल जीवन जीना चाहता है। ये सागर में है ना, नाव में चल करके नहीं। कभी आंतरिक रूप में क्यों रोता है? बताओ भाई, ये एक प्रश्न भी रिपीटेड है, इसके पहले भी आपने बोला आंतरिक रूप से क्यों रोता होगा, है ना। कभी कहता है कि भाई उसके पास जवानी का जोश है तथा इस जोश में छिपा दुख है, इसी कारण वह बाह्य रूप से हंसता हुआ दिखता है लेकिन आंतरिक रूप से रोता रहता है। ठीक है, मतलब भाई जैसा दिखता हूं वैसा हूं नहीं, अंदर थोड़ा सा कमजोर हूं। कवि और संसार में किस प्रकार का संबंध है? कवि और संसार में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भाई संसार जो है उसकी रास्ता अलग है और कवि का रास्ता अलग है बच्चों। उसकी राह कोई और है तथा संसार की रास्ता कोई और है। वह न जाने प्रतिदिन कितने जग बना बनाकर मिटा देता है। कवि के अनुसार वह संसार जिस पृथ्वी पर रहकर अपना वैभव जोड़ना चाहता है, वह प्रतिपद इस पृथ्वी के वैभव को ठुकरा देता है। अब देखो भाई, आप सबको एक लाइन तो रटा होना चाहिए इस चैप्टर के लिए कि कवि कैसा जीवन जीना चाहता है? प्रेम भरा, सुखमय जीवन, आनंद से भरा हुआ, है ना, संवेदनशील, आनंदित, ऐसे जीवन जीने की चेष्टा करता है। संसार में जो पृथ्वी में सुख सुविधाएं हैं उससे वो दूर रहना चाहता है। लोग इस पृथ्वी में रहकर तरह तरह की सुख सुविधाओं को लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन उसको इससे मतलब नहीं है। कवि और संसार में कोई संबंध नहीं, क्योंकि कवि का रास्ता कुछ और संसार में चलने वाले लोगों का रास्ता कुछ और है। ठीक है, जिस तरीके से लोग इस संसार में, इस संसार रूपी सागर में रह करके जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे संसार कभी को आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ऐसे संसार को नित्य दिन सपनों में बना करके रोज क्या कर देता है बच्चों? मिटा देता है।
ठीक है, तो पृथ्वी के जो वैभव है उसको लेने की उसको कोई आवश्यकता नहीं। कभी संसार को अपूर्ण क्यों लगता है भाई? क्यों लगता है अपूर्ण? क्योंकि संसार में लोग ऐसे हैं जिनको इन वास्तविक जीवन से कोई मतलब ही नहीं है। हम कैसे सुखमय रहे, कैसे जीवन जिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो ऐसे चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए तो कहता है कवि को संसार अपूर्ण क्यों लगता है, क्योंकि संसार में कोई है ही नहीं है। सब लोग अपने आप में स्वार्थी बन चुके हैं। अपने स्वार्थ के लिए लोगों से द्वेष रखना, अपने स्वार्थ के लिए लोगों का अनहित सोचना, अपने स्वार्थ के लिए केवल और केवल भौतिक चीजों के पीछे भागना, अपने स्वार्थ के लिए ऐसे सागर में नाव तैयार करना जहां की कोई रास्ता ही ना हो। तो इस संसार से वो बोलना चाहता भाई कि यह संसार स्वार्थी है, स्वार्थ में डूबा हुआ है ना। इसलिए भाई साहब उसे इस संसार को अच्छा नहीं लगता, मतलब ये अपूर्ण सा प्रतीत होता है। कभी किसकी यादों का अपने दिल में संजोकर घूमता है। अब एक शब्द आपने बताया है भाई, पढ़ लिया कि कभी को किसी से प्रेम हुआ होगा और वो जुदाई जो है हृदय में सजो करके, दर्द को अंदर छिपा करके, वाणी में शीतलता के साथ अपने पंक्तियों को रचता है। ठीक है, मतलब उसके कोई ऐसा प्रियजन होगा जो उसके एक पंक्ति है उसमें कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अंदर दिल को उसके छू लिया होगा और उसी के उम्मीद और आशा से वो जी रहा है, प्रेम में मस्त है भैया। कभी कहता कि उसके अपने जवानी में किसी ने प्रेम किया था, उसकी यादों में अपने हृदय में संजोया था, आज उसी की यादों में हृदय में संजो करके घूम रहा है, उसी के प्रेम में आज भी घूम रहा है। कुल मिलाकर के भैया यहां पर समझ गए ना, थोड़ा सा दो दिल जले वाली बात हो गई है कि भाई दिल जुड़ा था लेकिन दिल टूट गया है, और जब दिल टूट गया है तो वो हमेशा ही ज्ञान बांटता फिरेगा। आप अक्सर देखोगे जब दो बेस्ट फ्रेंड आपस में टूट जाते हैं तो फिर उनकी रुद्र भावना बहुत ही अलग होती है, उनके अंदर भाव जो होता है बहुत ही ज्ञानपूर्ण होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, है ना भाई, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं यदि वो रास्ता ना मिले तो उस रास्ते का अनुभव हमें बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और बड़े लोग यही कहते हैं कि बेटा जो जिस रास्ते से तू जा रहा है ना, उस रास्ते से हम निकल चुके हैं, और वो आपको ज्ञान बांटेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप से उसका ज्ञान उनको मालूम हो जाता है। ऐसे ही कवि जी का भाई दिल टूटा है, और जब कवि का दिल टूटा है तो भाई वो तो ज्ञान बांटेंगे ही बांटेंगे। इस कविता में कवि के माध्यम से यही चीज तो किया जा रहा है। कवि ने संसार को मूर्ख क्यों कहा भाई, बताओ जरा क्यों कहा? बड़ा प्यार भरा भाई, संसार को क्यों मूर्ख कहा? क्योंकि संसार के ऐसे लोग ऐसे भवसागर में नाव बना रहे हैं जहां की कोई मतलब नहीं है ना। उस समय नाव, वो बड़े बड़े नाव थोड़ी रहते होंगे, छोटे छोटे नाव की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े नाव की नहीं। बोले बोले ऑस्ट्रेलिया हम चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, सर आप ऐसे बात कर रहे हो। अरे भैया वो वास्तविक भाव की नाव की बात की जा रही है, भावनाओं की नाव की बात की जा रही है। संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं, महापुरुष हैं, उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जहां किसका कोई महत्व। कभी संसार को मूर्ख इसलिए कहता क्योंकि यह संसार सत्य की खोज में बहुत सारे महापुरुष देख करके सचेत नहीं हुए। सत्य को जानने के लिए असंख्य महापुरुष यत्न में मिट गए। यह बात जानकर भी यह संसार सुख भी सीखना नहीं चाहता। मतलब वास्तविक रूप से जो आनंद है उसे पाने के लिए लोग बहुत प्रयास किए, और प्रयास करते करते खत्म भी हो गए, लेकिन वो प्रयास आज तक उनका सफल नहीं हुआ। और वो देखो कभी कहना क्या चाहता है कि मैं जिस स्थिति में जीवन जीना चाहता हूं, इस स्थिति को पाने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किए। कई सारे महापुरुष, कई सारे बुद्धिजीवी, कई सारे महात्मा इन चीजों को पाने के लिए बहुत मेहनत की, और अंत में समाप्त भी हो गए, उस चीज को पा नहीं सके। समझ रहे हो ना? इसलिए कवि कहता भाई साहब कि संसार में लोग क्या हैं? मूर्ख हैं। कभी संसार को किस चीज से प्रभावित नहीं होता है? कभी संसार में किन चीजों से प्रभावित नहीं होता है? भाई बताओ, कभी कैसे जीवन जीना चाहता? सबसे पहले तो ये आपको पता है कि भाई अपने प्रेम और सौंदर्यपूर्ण जीवन जीना चाहता है, आनंदित रहकर के जीवन जीना चाहता है। जो पृथ्वी में लोग सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, अपने स्थान को पूरा करने के लिए भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उसको कभी ठुकरा देना चाहता है कि भाई भौतिक जो सार्थकता है वो हमारे जीवन के लिए कोई मतलब नहीं है। हम अपने जीवन में सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, प्रेम, सौंदर्य, प्रेम की मदिरा पीकर जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन पृथ्वी में जो सौंदर्य है, जो सुख सुविधा है, उसको ठुकरा करके जीवन जीना चाहते हैं।
ठीक है, इसलिए कहता है कि जो शान शौकत है, पग पग पर जो भी हमारे शान शौकत आता है वो ठुकराता रहता है। वो कहता है कि जिस पृथ्वी पर यह संसार झूठे धन, ऐश्वर्य और शान और शौकत पर खड़ा रहता है, वह ऐसी ऐश्वर्य परिपूर्ण को पृथ्वी पग पर ठुकरा देता है। और वह धन वैभव कभी को तनिक भी विचलित नहीं करता कि पृथ्वी पर कितना वैभव, कितना संपत्ति है, कितना शान है, कितना शौकत है, कितना है ना भाई, धन संपत्ति पूंजी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो केवल और केवल यहां पे जो प्रेम है भैया, प्रेम रूपी दीपक जला करके घूमना है। संसार को भी मुझे उसी नजर में देखना है और ऐसा ही संसार बसाना चाहता है कभी, है ना, जहां प्रेम ही प्रेम हो। बच्चों, कभी संसार से उसे कभी ना मानने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि वो चाहता है कि भैया मैं कभी नहीं हूं, है ना, अपितु संसार का एक नया प्रेमी हूं, एक दीवाना हूं जो प्रेम वाणी का बखान कर रहा हूं। जो दिल जला है, जो दिल टूटा है, उसके लिए जो दर्द है उसको प्रेम में तब्दील करना चाहते हैं। इसलिए वो संसार से कभी नहीं कहलवाना चाहते कि मैं कभी नहीं हूं, मैं एक दीवाना हूं, मैं एक परवाना हूं और उसी की याद में जीना चाहता हूं, उसी के प्रेम में जीना चाहता हूं। समझ रहे हो ना भाई साहब? स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेना, नहीं तो बाद में आप कहोगे सर नहीं ले पाए। तो 22 क्वेश्चन है और 13 वो है ना, इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो ये मैराथन क्लास था चैप्टर 1 का। और इसके बाद ये चैप्टर 1 की कोई क्लास नहीं आएंगी। हाँ, हर पेज में आपको नोट्स लेने के लिए नंबर मिलता है। जिस बच्चे को यदि इसका नोट्स चाहिए बढ़िया, ऑल चैप्टर के बढ़िया क्वेश्चन आंसर वगैरह, ग्रामर पोर्शन वगैरह सारा कंप्लीट है, नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये बच्चों, ठीक है। हाँ भाई, थम्स अप जरूर कर देना, लोगों तक शेयर करना जो पूरा वीडियो देखता है। मजा तो तब आएगा जब पूरे लेक्चर आप देखोगे। शिव सर का आपसे वादा है, लेकिन आप लोगों का भी वादा निभाना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना पड़ेगा, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ना पड़ेगा बच्चों, तब आपके लिए प्यार भरा वीडियो आएगा। प्यार भरा कमेंट आपके लिए इंतजार में भैया, हमेशा हम जीवित रहते हैं, है ना। अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।